हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत के संविधान के बारे में जान रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने द कंपनी रूल के बारे में समझा था और आज हम क्राउन्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पिछले बार का रिवीजन करते हुए। तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। 1765 में दीवानी राइट्स एक तरीके का टैक्स था जो इस कंपनी ने वसूल करना शुरू कर दिया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, इन राज्यों में से। फिर हुई थी सिपाही मिट्टी 1858 में, और उसके बीच का जो कंपनीज रूल था उस समय ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसने जो रूल्स बनाए थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भारत में, वो कंपनीज रूल के अंडर आए थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो पहला रूल था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया था, और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है, और चीफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का 1774 में बना दिया गया था। और उसके बाद में आया था अमेंडिंग एक्ट 1781 में, जो अमेंडमेंट करने के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट में। इसे डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहा गया था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसका खास बात ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि कंपनी का यहाँ पे जो भी कामकाज चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करेगा ब्रिटेन को जा करके। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट जो कि आए थे 1793 में। उसके बाद में 1813 में, हर 20 साल में एक आता था। और हमने पढ़ा था 1833 के बारे में, जहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, तो अब सीधा सीधा भारत के अंडर चला गया था ये, कि पूरा कंट्री के ऊपर रूल करेंगे। उसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट आया था, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को अलग कर दिया गया था। और इसके बाद ये कहा गया था कि अब चार्टर एक्ट्स नहीं आएंगे इसके बाद, यानी कि ये जानते थे कि इसके बाद अब क्राउन रूल में भारत चला जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्राउन्स रूल के बारे में। तो उसका पहला जो एक्ट था, जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद जो पहला एक्ट पास किया गया था वो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया गया था। देखिए, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नाम आने लग गया था। तो जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जो कि 1857 में हुई थी। तो ऐसा वापस ना हो, जो 1857 में क्रांति हुई वैसी क्रांति वापस ना हो, इसके लिए ये एक्ट पास किया गया था। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये एक्ट पास किया गया था। और अब पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंडर सब पावर्स चली गई थी। ठीक है, तो अब इंडिया टू बी गवर्नड बाय इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, यानी कि जो क्राउन है, जो क्वीन है इंग्लैंड की, उनके अंडर इंडिया को गवर्न किया जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वॉइसरॉय कहा जाएगा, और जो पहले वॉइसरॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले वॉइसरॉय थे भारत के। अब डुअल गवर्नमेंट जो चल रही थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमने पहले देखा, ये दोनों को बना दिया गया था, वो दोनों को हटा दिया गया और एक नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूरे इंडिया के लिए, पूरी कंट्री के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये बना दिया गया था। उसके बाद में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्हें चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल बना दिया गया था। ठीक है, तो एडवाइजरी बॉडी यहाँ पर आ गई थी, एक ब्रिटिश कैबिनेट को ये रिस्पॉन्सिबल थी। दोनों को हटा करके एक कर दिया गया था। उसके बाद आया काउंसिल्स एक्ट। काउंसिल्स एक्ट 3 आए थे। तो पहला जो आया था वो 1861 में आया था। यहाँ पर जो वॉइसरॉय की जो कैबिनेट थी उसके अंदर कुछ भारतीयों को भी नॉमिनेट किया गया। इसका कारण सबसे बड़ा ये था कि ब्रिटिश जो 1857 में क्रांति हुई थी वो वापस नहीं चाहते थे, उस तरीके का कुछ भी वापस हो ये उन्हें नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि यदि भारतीयों को ये मौका देंगे अपनी काउंसिल में तो इस तरीके का रिवोल्ट वापस नहीं होगा। तो वही सोचते हुए लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन तीनों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। हालांकि भारतीयों को ये दिखाने के लिए कि हम भारतीयों को भी अपने साथ रूल में ले रहे हैं, शासन में ले रहे हैं, तो आप इस तरीके की क्रांति वापस ना हो। तो उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर्स का, जो कि पहले सेंट्रलाइज्ड हो गई थी पावर्स एक ही जगह पर, जब हमने पढ़ा था बंगाल में। उसके बाद में अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था कि
धीरे धीरे लेजिस्लेटिव पावर्स जो बॉम्बे और मद्रास की ले ली गई थी वो वापस उन्हें दे दी गई। तो यहाँ से अब डिसेंट्रलाइजेशन जो आज भी चल रहा है कि सेंटर और स्टेट के अपने अपने लेजिस्लेटिव्स है, तो वो उसका मतलब वो यहाँ से निकल करके आया था। अ, इसके बाद में जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो आगे चलकर ख़त्म हुई थी, लेकिन यहाँ से उसकी नींव रख दी गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। पोर्टफोलियो सिस्टम ये था कि अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग काम दे दिया गया था कि आप ये संभालेंगे डिपार्टमेंट, आप दूसरा डिपार्टमेंट संभालेंगे। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। हालांकि पावर अभी भी लॉर्ड कैनिंग के हाथ में ही थी, जो कि वॉइसरॉय थे, और वॉइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस की पावर आ गई थी। ऑर्डिनेंस ये होता है कि यदि पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई है, पार्लियामेंट एक्ट नहीं पास कर रही है इस समय, लेकिन एक्ट पास करना है, तो उस समय जो प्रेसिडेंट है आज भारत के, वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, वो एक लॉ बना सकते हैं जो कि 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीने के अंदर उन्हें उस लॉ को पास करना होगा पार्लियामेंट में, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और या तो उसको रिन्यू कर सकते हैं उसके बाद में, जो हम आगे पढ़ेंगे आज हमारे संविधान में क्या लिखा है ऑर्डिनेंस के बारे में। लेकिन इस समय जो ऑर्डिनेंस लाया था वॉइसरॉय ने, वो इसी तरीके से लाया था कि 6 महीने तक वो रहेगा। इसके बाद आया था काउंसिल्स एक्ट 1892 का। जैसे पहले 61 का आया था, उसके बाद आया 1892 में। इसमें जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें डिस्कस करने का यहाँ पे प्रावधान बना दिया गया था कि बजट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं था एक्ट। हालांकि इसमें इलेक्शन जो थे वो लिए गए थे। नॉन ऑफिशियल सीट्स हुआ करती थी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, तो उसके लिए इलेक्शंस लिए गए थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इलेक्शन ये शब्द नहीं बोला गया था। हालांकि नॉमिनेशन से या फिर इलेक्ट करके मेंबर्स आते थे, लेकिन इलेक्शन ये वर्ड नहीं यूज़ किया गया था। इसीलिए केवल ये एक्ट जो काउंसिल्स एक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आया था 1909 का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था। मोंटे मिल्लो रिफॉर्म्स इसे कहा जाता है, मिल्लो मोर्ले मिंटो भी कहा जा सकता है। इसमें क्या कहा गया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका साइज़ बड़ा कर दिया जाए, सेंट्रल और प्रोविजनल मेंबर्स दोनों के लिए। प्रोविंशियल जो थे वो स्टेट्स में थे, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो थी वो सेंटर पर थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसे 16 से 60 तक नंबर बढ़ा दिया गया था, और जो मेजॉरिटी रखी गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अभी भी ब्रिटिश के अंडर ही थी कि ब्रिटिश मेजॉरिटी रहेगी। भारतीयों को हालांकि मौका मिल रहा था वहाँ पे चुन के पहुँच सकते थे वो, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो थी वो ब्रिटिश के पास ही थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दे दिया गया था कि बजट के ऊपर और सवाल कर सकते हैं आप। पहले ये मौका नहीं दिया गया था कि आप सवाल कीजिए। उसके बाद में जो कि पहले भारतीय थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वॉइसरॉय के, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें लॉ मिनिस्टर बना दिया गया था। ये पहले भारतीय थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें भारतीय जो हमने देखे पहले 3 वो नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव में पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि सिविल सर्विसेज के बाद पहुंचे थे। उन्हें लॉ मिनिस्टर बना दिया गया था, लॉ के मेंबर थे वो। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि किसी भी सीट के लिए मुस्लिम यदि खड़ा होता है वहाँ पर, मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा होता है, तो उसे वोट वहाँ पर जो भी वोट देने वाले लोग हैं उनमें से जो मुस्लिम होंगे केवल वो ही उसे वोट दे सकते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक एरिया है, वहाँ पर सभी लोग रहते हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, सब अलग अलग लोग वहाँ पर एक साथ रहते हैं, जैसे आज भी हम देखते हैं। और वहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे केवल मुस्लिम ही वोट देगा। ये था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये इस तरीके से डिवाइड एंड रूल करके ब्रिटिश आगे बढ़ना चाहते थे। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया, क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पर। ये डिवाइड करने के लिए एक नया सिस्टम लॉर्ड मिंटो लेकर के आए थे। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था यूनिवर्सिटी, ज़मींदार, इन सबको तो यहाँ पर। तो इस एक्ट का ये महत्व रहा था।
इसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ये आया था 1919 में, लेकिन इसे फोर्स में लाए गए थे 1921 में। ठीक है, तो तो जो 1909 का रिफॉर्म्स था, मोनले मिंटो रिफॉर्म्स, वो 1921 तक चला। हालांकि 10 साल के लिए एक 3 लिस्ट हैं आज हमारे संविधान में। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो लॉ बनाया जाएगा, सब्जेक्ट्स उसमें उस लिस्ट में रखे गए हैं, उस पर जो लॉ बनाया जाएगा वो सेंटर के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके लॉज बनाए जाएंगे। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट जो प्रोविंसेस इस समय कहा जा रहा है वो लॉ बनाएंगे। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों ही, यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों ही मिलकर लॉ बना सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है उन्हें रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, और वो पार्लियामेंट उनके पास हक है कि उसके ऊपर लॉ बनाया जाए। ये आज के हमारे संविधान में इस तरीके से लिस्ट बांटी गई हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब संविधान के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल जो सब्जेक्ट्स बांट दिए गए थे वो 2 सब्जेक्ट्स में बांट दिए गए थे प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को, एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनको गवर्नर जो थे स्टेट्स के वो अपने मिनिस्टर्स के साथ वो लॉ बनाएंगे उस पर। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो उस पर लॉ बनाएंगे। तो ये डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई थी कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ गवर्नर थे और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ गवर्नर थे। इसे डायरकी कहा गया था। और इसके साथ ही डायरेक्ट इलेक्शन सब आने शुरू हो गए थे। बाई कैमरलिज्म शुरू हो गया था। बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि जो सेंटर है, सेंटर पे भी जो 2 सदन रहेंगे, जैसे कि आज भी हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, और जो स्टेट है उसमें भी 2 सदन रहेंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि अब इस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट्स में नहीं है। यदि आप देखना चाहें तो आप ये सर्च कीजिएगा कि किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन से स्टेट्स में आज लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक, तो सभी स्टेट्स में नहीं है, ये आपको देखने मिलेगा। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहा करता था उसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया था, यानी कि एक अपर हाउस था जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था, आज इसे राज्यसभा कहते हैं, और एक लोअर हाउस था जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया था, आज इसे लोकसभा कहते हैं। और मेजॉरिटी जो थी वो डायरेक्ट इलेक्शन से ली जा रही थी, जैसे आज भी हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और उससे मेजॉरिटी जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स होने वाले थे, और उसमें से जो 3 मेंबर्स थे वो भारतीय होने लग गए थे। अब इसका फ़ायदा भारतीयों को इसलिए नहीं था क्योंकि जब अगर टाई होगा, यानी कि 3 भारतीयों ने एक किसी चीज़ पर मत दिया है और बाकी के जो 3 हैं उन्होंने किसी एक पर मत दिया है, तो वाइसरॉय उसमें आएंगे और उनका जो वोट होगा वो फाइनल माना जाएगा। तो इसलिए भारतीयों का इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिलने लग गया, ये एक बड़ी बात थी यहाँ पर। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले मुस्लिम्स के लिए शुरू किया गया था, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम ही खड़ा होगा तो उसे केवल मुस्लिम ही वोट देगा, वो अब आगे बढ़ा दिया गया था। सिक्स क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन है सबके लिए बना दिया गया था, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल, हर एक जो रिलीजन है सबको अलग करने का ये फैसला था। उसके बाद में हाई कमिश्नर बना दिया गया था, एक नया ऑफिस भारत के लिए लंदन में। इस तरीके से हाई कमिश्नर हर कंट्री का वहाँ पर हुआ करता था, जो भी ब्रिटेन के अंडर रहा करती थी कंट्री, उसके लिए। उसके बाद में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बिठा दिया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में सेटअप कर दिया गया था। और पहली बार जो सेंट्रल बजट है उसमें से जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे, प्रोविजनल सब्जेक्ट्स थे, उन्हें सेपरेट कर दिया गया था। आज भी हम देखते हैं कि सेंटर का जो बजट है वो अलग आता है और स्टेट्स अपना बजट अलग तरीके से पास करते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ निकल करके आई। और उसके बाद में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाने की बात इसमें कह दी गई थी कि 10 साल के बाद देखा जाएगा, जैसे कि पहले भी 10 साल के बाद ये नेक्स्ट एक्ट पास किया गया था 1919 में, पहले का 1909 में आया था। तो अगले 10 साल के बाद एक नया कमीशन बिठाया जाएगा कि इसमें क्या काम हुआ है उसके बारे में बताने के लिए। लेकिन साइमन कमीशन पहले ही बिठा दिया गया था, यानी कि 2 साल पहले ही बिठा दिया गया था 1927 में। 1929 में बिठाना चाहिए था, लेकिन 27 में ही बिठा दिया गया था। इसमें सर जॉन साइमन जो थे वो इसके हेड थे,
और उन्होंने रिपोर्ट ऑफ कंडीशन ऑफ इंडिया बताने की जिम्मेदारी उनकी थी। इस कमीशन का बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ भारत में। इसका कारण ये था कि इस पूरे कमीशन में 7 मेंबर्स थे और उनमें से एक भी भारतीय नहीं था। अब ये कमीशन बिठाया गया था भारत की कंडीशन के बारे में बताने के लिए, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो किस तरीके की कंडीशन ये जाकर बताएंगे ब्रिटिश में। इस वजह से यहाँ पर विरोध हुआ पूरी इस कमीशन का। साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। और हालांकि इस कमीशन ने अपना काम किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई जो कि 1930 में उन्होंने सबमिट कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और उन्होंने ये रिकमेंडेशन यहाँ पर दी थी कि अगला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना चाहिए, जैसे कि पहले आया था 1909 में, उसके बाद 1919 में, और उसके बाद जो आना चाहिए वो आना चाहिए था 1935 में, 1935 में। ये रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने दी। अब इसके बीच में कम्युनल अवार्ड ये शुरू कर दिया गया था रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा 1932 में। हालांकि इसके बीच में 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पास किया गया था, और उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में, 1931 में और 1932 में। और उसके साथ ही कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनल्ड जो हैं वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, वो शुरू कर देते हैं भारत में। उनका ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो हमने पहले पढ़ी थी कि जैसे मुस्लिम खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम ही वोट देगा, तो उस तरीके से ये केवल मुस्लिम या सिख या इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं, बल्कि सभी डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि शेड्यूल क्लासेस के लिए भी ये शुरू कर दिया गया था। मतलब ये कहा गया था कि ये शुरू होगा। इस समय गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी, वो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये सही नहीं है। वो जानते थे कि इससे डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ब्रिटिश की, उसमें काफ़ी उन्हें मदद मिलेगी। तो वो उस समय येरावाड़ा जेल में थे, पूना में। तो वहाँ पर वो अनशन पर बैठ गए कि ये पास होने नहीं देंगे, कि ये सभी के लिए यदि आप पास करवा रहे तो ये नहीं होने देंगे। और अंत में क्या हुआ कि पूना पैक्ट साइन किया गया, जो कि कांग्रेस के लीडर्स थे और जो डिप्रेस क्लासेस थे उन सबके सहमति के साथ पूना पैक्ट पास किया गया। इससे क्या हुआ कि जो उम्मीदवार खड़ा होगा किसी भी सीट के लिए, वहाँ पर हम ये दे सकते हैं इन्हें, क्या वहाँ पर हम इन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन जो वोट करेंगे वो सभी जो उस एरिया में रह रहे हैं, भले ही वो किसी भी समुदाय के हों, वो सभी उन्हें वोट दे सकते हैं। ये पूना पैक्ट में पास हुआ गया था। आज भी रिजर्वेशन सीट्स पे हैं कि इस किस सीट से कौन डिप्रेस क्लासेस के खड़े होंगे उम्मीदवार, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व ज़रूर हैं, लेकिन वोटिंग सभी कर सकते हैं। यहाँ से ये पास हुआ था। उसके बाद में 1935 का एक बहुत बड़ा एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट की वजह से ही इस एक्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा था हमारे संविधान में। इसमें एक संविधान बना दिया गया था, 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल इसमें रखे गए थे। आप सर्च कीजिएगा और ये बताइएगा कि आज का जो हमारा संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं आज। ठीक, तो ये आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। जो ये एक्ट था 1935 का, उसमें तो 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। उसके बाद में 3 लिस्ट बना दी गई थी, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। जैसे कि आज सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। फेडरल लिस्ट में 59, प्रोविजनल लिस्ट में 54 और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स रखी गई थी। आप ये भी बता सकते हैं कि आज जो हमारी लिस्ट हैं ये तीनों, उसमें कितने कितने आर्टिकल्स कितने कितने आइटम्स रखे गए हैं। जो रेजिडुअरी पावर्स थी वो दी गई थी वॉइसरॉय को। आज जो रेजिडुअरी पावर्स है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। डायरकी ख़त्म कर दी गई थी। गवर्नर जो थे उन्हें जो मिनिस्टर्स जो कहेंगे, एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पर काम करने वाले थे। और ये जो एक्ट आया था 1935 का, ये पास हुआ था 1937 में, और उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया था 1939 में, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, विश्व युद्ध दूसरा। हाँ, उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई थी वो जो हिस्ट्री में हमने पढ़ी है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1945 में, उसके बाद हमें 1947 में आज़ादी मिलती है। तो ये तभी ख़त्म हुआ था। जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे
यानी कि जो सेंटर के पास थे वो रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे। पहले हमने जैसे पढ़ा है कि ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स इस तरह से थे। बाईकैमरलिज्म लेकर के आ गए थे 6 प्रोविंसेस में, 11 प्रोविंसेस टोटल थी, उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म लेकर के आ गए थे। जो कि 6 कौन सी थी, तो बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस आज यूपी, उत्तर प्रदेश उसे कहा जाता है। और जो बंगाल था उस समय का, वो पूरा बंगाल था, यानी कि बांग्लादेश जिसे आज हम कहते हैं अलग देश, वो भी इसमें इंक्लूडेड था। बिहार में जो झारखंड का एरिया है वो भी इंक्लूडेड था। मद्रास यानी कि जो आज का तमिलनाडु है वो पूरा ही उसमें इंक्लूडेड था। असम में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं सारे ही ऑलमोस्ट उसके अंदर आ चुके थे। और बॉम्बे जो था वो महाराष्ट्र और गुजरात जो एरिया है आज का, ये सारा मिला करके बॉम्बे था। ये हम देखेंगे आगे कि किस तरह से ये सब नाम फिर बदले गए और फिर किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स का जन्म हुआ, ये अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे। इस एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया था, जो कि 1858 में हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ इंडिया बिठा दी गई थी, जो वॉइस रॉय को असिस्ट करेगी, जिसमें 3 भारतीयों को नॉमिनेट भी किया गया था उस तरीके से। तो उसे हटा दिया गया क्योंकि अब बाईकैमरलिज्म आने लग गया है। और अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था यहाँ पर। जो आज भी हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया था। और फेडरल और प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक कमीशन, ये 3 चीज़ें आ चुकी थी अब, जिसे कि आज हम 3 पिलर्स कह रहे हैं, वो इस समय के ये 3 पिलर्स थे। फेडरल कोड बना दिया गया था 1937 में, जो फेडरल चीज़ों पर सुनवाई करेगा। इसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था। इस एक्ट के पहले काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके अलावा अगस्त क्रांति हुई थी, जो जिसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, 1942 में। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ये एक्ट पास किया गया ब्रिटिश के द्वारा, जिसमें कि क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। उन्होंने कहा कि जून 30, 1948 ये डेट उन्होंने दी थी कि इस दिन भारत को आज़ादी मिलेगी, ब्रिटिश रूल इस दिन ख़त्म होगा भारत में। इसके बाद में एजिटेशन हुआ मुस्लिम लीग का कि उन्हें पार्टीशन के लिए कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाएं। जून 3, 1947 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, वो उनके लिए ही होगा जो उसे एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई जाएगी इसके बाद, इस एक्ट के बाद, जो भारतीयों की ही होगी, और उसे वही लोग एक्सेप्ट करेंगे जो इसके लिए जो उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, केवल वही लोग के लिए वो होगा। उसके बाद उसी दिन माउंटबेटन जो आए थे वो लेकर के आ गए माउंटबेटन प्लान, जिसे कि पार्टीशन प्लान कहा जाता है। उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही, और उसको इमीडिएट इफेक्ट दे दिया गया था कि उसी समय से वो लागू हो गया। और उसी से ये एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का निकल करके आया सामने। इसमें क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश रूल है भारत में वो समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में, और भारत और पाकिस्तान 2 अलग डोमिनियन देश बन जाएंगे। डोमिनियन क्यों कहा गया था? क्योंकि अभी तक संविधान दोनों ही देश का बना नहीं था। जब संविधान बन जाएगा उसके बाद हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से कह सकते हैं, तो अभी डोमिनियन कहा जाएगा। और वॉइस रॉय का जो ऑफिस था उसे एबॉलिश कर दिया गया था, उसे ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरीके से। और गवर्नर जनरल जो थे वो ब्रिटिश किंग दोनों डोमिनियन के लिए एक बना देंगे, जो कि आगे चल करके ओथ दिलाएंगे भारत के या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को। और दोनों को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरी तरीके से हक दे दिया गया था कि आप अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया, और जो फंक्शंस थे वो कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिए। कॉमनवेल्थ अफेयर्स ये नाम इसलिए था कि जो भी कंट्रीज़ इंग्लैंड के अंडर कभी भी रही हों, किसी भी तरीके से शासन रहा हो इंग्लैंड का उनके ऊपर, वो कॉमनवेल्थ में आ जाती हैं। और भारतीय जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें ये कहा, जो भी थे प्रिंसली स्टेट्स उस समय, उन्हें ये कहा गया था कि आप या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, अपने देश में भी आप अपना देश बना करके खुद उस पर रूल कर सकते हैं।
जो ब्रिटिश मोनार्क था उनके पास में वीटो करने का हक था, यानी कि कोई भी बिल पास कराना या नहीं कराना वो उनके हाथ में था। इस राइट को, ये जो हक था उनके पास, इसे गवर्नर जनरल के पास कर दिया गया था, जो कि दोनों ही देशों के लिए अलग अलग बनाया गया था। और अब जो सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट था उसे डिसकंटिन्यू किया गया था कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वापस शुरू कर दिया गया था अपने अपने देश के हिसाब से। और जो भी अपॉइंट किए गए थे पहले के सिविल सर्विसेज, जो भी मेंबर्स थे उनके आज़ादी से पहले के, वो वैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उनके लिए ये कहा गया था कि आप वैसे ही कंटिन्यू करेंगे आगे। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, यानी कि जैसे जो कि जब गवर्नर जनरल दोनों ही देश में एक एक दिए गए थे, तो भारत के लिए लॉर्ड माउंटबेटन पहले थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इन्हें ओथ दिलाई थी, इन्हें शपथ दिलाई थी उस समय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए बन चुकी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और वो उसके बाद पार्लियामेंट बन जाती है भारत की कुछ समय के लिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्लियामेंट का भी काम करेगी। हम आगे अगले जो हमारा लेक्चर है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। ये इंटरिम गवर्नमेंट में जो भी मंत्री थे भारत के, जो भी मंत्री बनाए गए थे, उन सब की एक लिस्ट है। इसे आप पॉज करके वीडियो को यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन कौन मंत्री बने थे और क्या क्या पद, क्या क्या पोर्टफोलियो उनके पास दिए गए थे। और ये भारत की पहली कैबिनेट थी 1947 में, फ्री इंडिया की, यानी कि आज़ादी के बाद में जो पहली कैबिनेट बनी थी भारत की, उसमें ये सभी मेंबर्स थे और इनके पास क्या क्या पोर्टफोलियो थे ये भी आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। तो आज हम यहीं पर हमारे लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में या फिर इसके पहले के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कुछ सवाल आपको पूछे गए हैं इस लेक्चर में तो वो ज़रूर सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे आपका एक अच्छा रिविज़न हो जाता है, आपकी तैयारी हो जाती है कि आप इस बारे में जानते हैं पहले से ही। आगे आपको आसानी होगी जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।